नमस्कार। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ के रिश्ते। आज मोहनलाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। अपने एक रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करते हुए उनकी हंसी के ठहाके पूरे घर में गूंज रहे थे। अरे शर्मा जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही मैंने उसका दाखिला एमबीए में कराया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसों को बखूबी कायम रखा है। लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैंने फ़ोन रखता हूँ। अपने सर्वन को आता देख मोहनलाल जी ने फ़ोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देख तो सुबह से बधाई देने वाले के फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सामने खड़ी श्रवण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी, लेकिन अपने बेटे के श्रवण के चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहता है। इतने में श्रवण ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है। तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया, यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जर हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कुछ देर के लिए उनके दिल में धड़कना ही बंद कर दिया हो। फिर कुछ संभल कर उसकी माँ प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना कहने की देर थी कि श्रवण भड़क उठा और माँ का हाथ झटक कर गुस्से से बोला, इसलिए, केवल इसलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। श्रवण की बातें सुनकर उसकी माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। खुशी का माहौल गमगीन हो चुका था। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे, जबकि श्रवण अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस रात श्रवण की माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूब रहे थे। वे दोनों उसे समय को याद करने लगे जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद उनके पुत्र श्रवण का जन्म हुआ था। कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम नहीं बचा था जिसकी दवा उन्होंने नहीं खाई थी। ऐसा कोई मंदिर या मजार नहीं बचा था जहां उन्होंने माथा न टेका हो। तब कहीं जाकर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। एकाएक श्रवण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी बातें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। भरे गले से श्रवण की माँ बोली, बचपन में तो श्रवण मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था और यदि मैं नहीं दिखती तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। 2 पल के लिए भी अपनी माँ से दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जैसे ही आप नौकरी से लेट कर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और उसकी टांगों से कस कर लिपट जाता था। श्रवण के पिता मोहनलाल जी भी उन सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही श्रवण हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौता बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। यह औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी
ही गहरी चिंताओं से घिरे हुए दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा श्रवण तैयार होकर जूते पहन रख रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते हुए एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा, यह सब देखकर श्रवण की माँ ने रूंधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो श्रवण बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए जल्दी दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन में मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। श्रवण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तो श्रवण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, ज़िंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो श्रवण ने कहा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने की बात सुनकर आप इतना खुश क्यों हैं। अभी मोहनलाल जी की कुछ कहने ही लगे थे, तभी श्रवण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं ज़िंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चल दिया और मोहनलाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। माँ उसे नाश्ते के लिए पुकारती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका। कुछ घंटे का सफ़र तय करके जब श्रवण दिल्ली पहुंचा तो उसका मित्र नितिन उसके इंतजार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नितिन उसे कार से अपने घर ले गया। नितिन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था। इससे वह अपने माता और पिता के दोनों भाई भाभी के साथ रहता था। नितिन ने अपने दोस्तों श्रवण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिता को बताया कि श्रवण विदेश में जाना चाहता है, इसलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नितिन के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, तो तुम्हें यही रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो श्रवण ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी ज़िंदगी दे सकूँ। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नितिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था जहाँ से रह रह कर खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो श्रवण ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। श्रवण उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर श्रवण को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। श्रवण ने गिलास रखकर अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहाँ एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर श्रवण को प्रश्न भरी नज़र से देख रहे थे। श्रवण उनकी नज़रों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं नितिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो यह बात सुनकर बूढ़े दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रखा।
श्रवण को उनकी हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उसके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी ही देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और श्रवण का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन श्रवण अपने दोस्त नितिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नितिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांगें दबा रहे थे। घर पहुंचते ही नितिन भी उनका हाल चाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर श्रवण बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वो यह देख कर हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। श्रवण भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादी जी भी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही श्रवण को भी बूढ़े दादा के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए श्रवण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब श्रवण सोकर उठा तो देखा कि बूढ़े दादाजी के कमरे में काफ़ी लोग खड़े थे। श्रवण तुरंत दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। वहां घर के सभी सदस्यों के साथ वहां डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह कर कराह रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना ही नहीं खाया था। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टियों के भाव थे। इतने में नितिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अब